हेलो 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 हेलो। अच्छा, हम सब ना आज एक आपका पेपर स्टार्ट करेंगे जो कि पेपर नंबर 5 है। ठीक है, तो आप सब नाम लिखना जरा। पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 का नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। आप सब एक हेडिंग बनाएंगे। आज हम सब एक पेपर स्टार्ट करेंगे, पेपर नंबर 5, जिसका नाम क्या होगा? ऑडिटिंग एंड एथिक्स। तो आप सबने हेडिंग में बना ली। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ऑडिट का मतलब डिस्कस करना चाहूँगा। ऑडिट का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं और फिर ऑडिटिंग की डेफिनेशन और कुछ और कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो यानी सबसे पहले एक एग्जाम्पल, जैसे आप सबको एक बात पता ही होनी चाहिए कि जो कंपनी है वो 2 पार्ट्स में बढ़ती है। ऑडिट जो हम पेपर पढ़ने जा रहे हैं, पेपर नंबर जो 5 पढ़ने जा रहे हैं, उसके अंदर अगर आपको ऑडिट का मतलब पता चलेगा तो ही आप ऑडिट को पढ़ पाओगे। तो इसलिए मैंने क्या कहा, एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एक कंपनी है और कंपनी को आप कितने पार्ट्स में बांटते हो? 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में बांटने का मतलब जो कंपनी के ओनर्स हैं वो लोग अलग होते हैं और कंपनी को मैनेज करने वाले लोग अलग होते हैं। तो जो मालिक लोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेंबर्स। कंपनी के मालिक लोगों को हम किस नाम से पुकारते हैं बेटा? मेंबर्स। ठीक है, और जबकि कंपनी को मैनेज करने वाले लोग जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहां तक का पॉइंट समझ आया? आगे बात करते हैं। तो जो मालिक लोग होते हैं वो तो साल में जब जनरल मीटिंग होगी तब जाएंगे। तो यानी डे टू डे का काम कौन संभालते हैं? मैनेजमेंट ही संभालती है। डे टू डे का काम कौन संभालती है? मैनेजमेंट। तो यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ही डे टू डे का काम संभालते हैं। बोलो ऐसे अनु, है ना? तो देयरफॉर भाई रोज रोज क्या हो रहा है वो मैनेजमेंट ही देख रही है। तो अकाउंट्स भी कौन बना रही होगी? मैनेजमेंट ही। यानी कंपनी के अकाउंट्स भी कौन बना रही होगी? मैनेजमेंट ही बना रही होगी। यानी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कर रही होगी? इज डन बाय मैनेजमेंट इटसेल्फ। बोलो यस और नो। कंपनी को 2 पार्ट में बांटा, मालिक लोग अलग हैं और मालिक लोगों को हम क्या कहते हैं? मेंबर्स। और कंपनी को मैनेज करने वाले लोग क्या हैं? अलग हैं। तो जो कंपनी को मैनेज करने वाले लोग हैं वो ही कंपनी के लिए क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली पैसों का हिसाब किताब रखना। यानी हिसाब किताब कौन रख रही है? मैनेजमेंट रख रही है। एक बात बताओ, आप किसी बिजनेस के मालिक हैं तो आप जानना चाहोगे ना कि यार देखो हिसाब किताब वैसे तो आपको ही रखना चाहिए, लेकिन हिसाब किताब यहां रख कौन रहा है? मैनेजमेंट रख रही है। तो नौकर सही हिसाब किताब रख रहे हैं या नहीं, आप जानना चाहोगे या नहीं जानना चाहोगे? पैसे आपके लगे हुए हैं, करोड़ों रुपया आपका लगा हुआ है और हिसाब किताब कोई और रख रहा है, तो भाई वो हिसाब किताब आपका सही रख रहा है या गलत रख रहा है, ये आप जानना चाहोगे। तो ये जानने के लिए आपको हिसाब किताब चेक करना तो आना चाहिए। तो बताओ बेटा, मालिक लोग तो हो सकते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर है, जो कंपनी के मालिक लोग हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, वो हो सकता है आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, ह्यूमैनिटी से हो सकता है साइंस बैकग्राउंड से हो, उन्हें तो अकाउंट्स आती नहीं। तो फिर मालिक लोग क्या करते हैं? अपने बिहाफ पर एक पर्सन जो कि कौन है? सीए प्लस सीओपी, जो कि कौन है? सीए प्लस सीओपी, उसको अपॉइंट करते हैं। यानी मालिक किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहते हैं यार तुम्हें तो बहुत ज्यादा नॉलेज है अकाउंट्स की, ऐसा करो
हम तुम्हें अप्रूवल देते हैं और हम तुम्हें अपॉइंट कर रहे हैं। किस लिए अपॉइंट कर रहे हैं? कि तुम जाओ और जाकर चेक कर कर आओ, तुम जाओ और जाकर चेक कर कर आओ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है हमारी मैनेजमेंट ने, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। मतलब क्या क्या बातें उन्होंने सही लिखी हुई हैं और क्या क्या बातें उन्होंने गलत लिखी हुई हैं। तो यानी ये पर्सन जा रहा है क्या करने? चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने, ठीक है ना। और चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या पता लगाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं। बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करने को कहते हैं ऑडिटिंग करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करने को क्या कहते हैं? ऑडिटिंग करना। और जो पर्सन ये ऑडिट करने जा रहा है उसे हम कहते हैं क्या? ऑडिटर। समझ आ रहा है आपको? और बताओ बेटा, ऑडिट करने कोई भी जा सकता है या सीए प्लस सीओपी? सीए प्लस सीओपी। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीओपी मतलब ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। एक बार बोलना पड़ेगा, जिसके पास, मजा नहीं आ रहा, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का क्या मतलब हो गया? मतलब आईसीआई से आपने सर्टिफिकेट ले रखा है कि हम ये वाले ऑडिट वाले काम करना चाहते हैं और आईसीआई ने आपको एक सर्टिफाई करा हुआ कि आप ऐसे काम कर सकते हो। अब जैसे मैं हूं, मैंने सीओपी नहीं ले रखा, क्यों? मैं टीचिंग में इन्वॉल्व हूं, मैं टीचिंग करूंगा या किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेकिंग करने जाऊंगा कंपनी की? मैं जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? मैं क्लास में होऊंगा तो वहां कहां जा पाऊंगा? या तो ये काम करूंगा या तो वो काम करूंगा। तो इसलिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हूं, पर मैंने आईसीआई से सीओपी नहीं ले रखा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं ले रखा, मतलब मैं प्रैक्टिस वाले काम नहीं कर रहा। अब कई सीए आपने जाने होंगे जो जॉब में है, फुल टाइम जॉब में है, बताओ उनके पास भी सीओपी नहीं होता, क्योंकि वो प्रैक्टिस वाले काम कर ही नहीं रहे, वो तो एम्प्लॉयमेंट में है। तो जो अपनी फर्म चलाना चाहते हैं, सीए फर्म चलाना चाहते हैं और सीए वाले काम करना चाहते हैं, प्रैक्टिस वाले काम, वो लेते हैं सीओपी। तो बताओ, कंपनी के मालिक कौन से सीए अपॉइंट करेंगे? मुझे अपॉइंट करेंगे? हाँ, तो या तो वो सीओपी सरेंडर कर देगा, वो डिस्क्वालिफिकेशन होगी। कुछ आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये कह रहे हैं अगर आपके पास सीओपी था तो अभी सीओपी था, अब आप सीओपी सरेंडर करके किसी और प्रोफेशन में एंटर करना चाहते तो कर सकते हैं। यस, ये तो ईयरली बेसिस पर आपको रिन्यू करवाना होता है, जस्ट लाइक लाइसेंस ही हो गया आपका, है ऐसे ही यहां पर भी है। तो बताओ बेटा, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है उसको अपॉइंट करा जाएगा। समझ आ रहा है? और बताओ, ये सीए जाएगा, चेकिंग कर कर आएगा और चेकिंग करके आकर किसको बताएगा? कंपनी के मालिकों को कि यार मेरे हिसाब से ना आपकी मैनेजमेंट ने बिल्डिंग के अमाउंट में, स्टॉक के अमाउंट में, कैश के अमाउंट में और ये वाले एक्सपेंसेस के अकाउंट में गड़बड़ कर रखी है। समझ आ रहा है? मतलब यहाँ आपसे उन्होंने गलत बता रखा है कि हमारे इतने खर्चे, इतने नहीं है, कम है या ज़्यादा है, जैसा भी है, जो भी चीज़ें है, तो आप बताओगे। यानी एट द एंड जब आप चेकिंग कर लोगे तो वो सीए कंपनी के मालिकों को बताएगा कि मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे क्या दिखी है? गलतियाँ दिखी हैं। तो जो सीए होगा वो गलतियाँ कैसे बताएगा? ओरल फॉर्म में बताएगा या रिटर्न फॉर्म में? रिटर्न फॉर्म में। तो जब आप अपना ओपिनियन रिटर्न फॉर्म में देते हो तो उसे हम कहते हैं रिपोर्ट दे रहे हो। यानी ऑडिटर चेकिंग करने के बाद क्या बनाएगा? एक रिपोर्ट बनाएगा। और ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? ऑडिट से रिलेटेड है, इसलिए इस रिपोर्ट का नाम क्या होगा बेटा? ऑडिट रिपोर्ट। तो आपको ये कुछ कुछ बातें समझ आनी स्टार्ट हो रही है या नहीं? कंपनी कितने पार्ट्स में बटी हुई है? 2। कंपनी कितने पार्ट्स में बटी हुई है? एक तरफ उसके मालिक लोग और एक तरफ उसकी मैनेजमेंट। तो अकाउंट्स कौन बनाती है, मालिक या मैनेजमेंट? तो अकाउंट सही बन रही है या नहीं, चेक करवाना चाहिए या नहीं? तो चेक करवाने के लिए मालिक कह रहे हैं हमें तो नॉलेज नहीं है, तो किसको अपॉइंट करता है? किसी सीए प्लस सीओपी, और उसको कहते हैं जाओ जरा चेक कर कर आओ कि मालिकों के बिहाफ पर जो अकाउंट्स बने हुए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। समझ आ रहा है?
और चेकिंग करने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है, वो आकर हमें बता देना। तो जो ये काम करने जा रहा है, जो CA प्लस COP ये काम करने जा रहा है, उसको कहेंगे ऑडिटर, और चेकिंग करने को कहेंगे ऑडिटिंग करना। और जिस कंपनी के अकाउंट्स आप चेक कर रहे हो उसे मैं कहूंगा क्लाइंट कंपनी, एक बार बोलना पड़ेगा, उसे मैं क्या कहूंगा, या फिर ऑडिटी, या फिर क्या, ऑडिटी। तो क्या आपको ऑडिटिंग का मतलब समझ आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। हाँ जी, ऑडिटिंग का मतलब समझ आ गया। एग्जाम्पल नोट करा, पक्का, चल। तो ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग करना। अब आप किसी भी चीज की चेकिंग कर रहे हो उसको यही कहेंगे ऑडिटिंग करना, ठीक है ना। तो यहां पर हम ना आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करें जिसके अंदर ये ही बताया गया है। हम आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम क्या है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। आओ जरा, आप सब इस चैप्टर की हेडिंग बनाओ। आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। यानी बेसिकली ऑडिट को लेकर कुछ इंट्रोडक्टरी बातें हैं जो हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहला सवाल, आप क्या करो, पेज नंबर 1.2 पर आ जाओ और वहां पर आपको एक हेडिंग बनानी चाहिए, क्या, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग, या मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। देखो ऑडिट का मतलब आपको समझ आ गया, किसी भी चीज को चेक करने को हम कहते हैं, हम उसका क्या कर रहे हैं, ऑडिट। तो यहां पर हमारे कोर्स में हम क्या चेक कर रहे होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे होंगे और चेक करके पता लगा रहे होंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है ना। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई किसने होगी, मैनेजमेंट ने। और कौन सी मैनेजमेंट ने, मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, जिसका आप, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करने जा रहे हो वो आपकी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिसको आप ऑडिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है ऑडिट क्या है। तो ऑडिट को समझने के लिए आपको एक लाइन से स्टार्ट करना पड़ेगा। कह रहे हैं एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो लिखो जरा, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। कह रहे ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ऑडिट एक क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। अब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को अंडरलाइन करके इस पे 1 लिखेंगे। अभी मैं ऑडिट की पूरी डेफिनेशन तो यहां तक है ना, पर मैंने अभी आपको इतना पढ़ाकर इस पर 1 लिखवाया है। और इतनी मतलब इतनी जो ये हमें लिखनी है उसके लिए आप 5 लाइन्स छोड़ के ना वर्किंग नोट नंबर 1 नीचे बना लो और उसका नाम रख दो क्या। धीरे धीरे हम डेफिनेशन को बढ़ाते जाएंगे और चीजें लिखते जाएंगे, नीचे वर्किंग नोट में चीजें समझते रहेंगे। आओ जी आओ। कह रहे ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इसका क्या मतलब हुआ, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन का मतलब तो चेकिंग करनी है, और
यानी ऑडिट एक इंडिपेंडेंट चेकिंग है। इंडिपेंडेंट चेकिंग का मतलब जो ऑडिट करने वाला इंसान है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। जो ऑडिट करने वाला पर्सन होना चाहिए वो कैसा सा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। यानी अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन है तभी उसके द्वारा चेकिंग करी गई क्या कहलाएगी? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो पहला लिखो, अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होगा तो ही उसके द्वारा करी जाने वाली चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कहा जाएगा। अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होगा तो ही उसके द्वारा करी जाने वाली चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कहा जाएगा। मैं आपसे एग्जांपल करता हूं, 100% बात समझ आ जाएगी। सुनो, लेट सपोज ये एक कंपनी है, चलो पुष्पा लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी है पुष्पा लिमिटेड और इसके अंदर एक एम्प्लॉय है कटलेट। समझ आ रहा है? एक कंपनी है पुष्पा लिमिटेड जिसका एम्प्लॉय कौन है? कटलेट। कटलेट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है और हम कटलेट को कह रहे हैं कि यार तू ही हमारे अकाउंट्स चेक कर ले, तू ही हमारे अकाउंट्स की क्या कर दे? चेकिंग कर दे यार। तो बताओ, कटलेट हमारा एम्प्लॉय है, क्या वो हमारी चेकिंग करते वक्त हमारी गलतियां दुनिया को बताएगा या नहीं बताएगा? नहीं बताएगा। ठीक है, क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसको पता है अगर ये दुनिया को हमारी कमियां बताएगा तो पुष्पा इसको बताएगा, यस और नो, और जॉब से निकाल देगा। तो उस डर की वजह से ये गलतियां निकालेगा या नहीं निकालेगा? फिर ऐसी चेकिंग का फायदा क्या है जहां पर आप गलतियां ही नहीं निकालोगे? यानी ऑडिटर क्या होना चाहिए? एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। ऑडिटर क्या होना चाहिए? समझ आ रहा है? और इंडिपेंडेंट पर्सन हम किसको कहेंगे भाई? जो दूसरों के इशारों पे नहीं चलता, जो अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है। आप मेरी तरफ घूर घूर के नहीं देखेंगे, वो हस्बैंड वाइफ एक अलग हो जाता है। पर वैसे आप समझ रहे हो इंडिपेंडेंस वर्ड का मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज, हम कब कहेंगे ऑडिट जो है एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, हम ये मान रहे हैं। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कब कहते हैं? जब ऑडिट करने वाला इंसान कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। यानी इंडिपेंडेंस मीन्स दैट अ जजमेंट ऑफ अ पर्सन, जजमेंट मतलब डिसीजन, जब जजमेंट मतलब डिसीजन, जब कोई पर्सन डिसीजन अपनी मर्जी से ले सके वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। जैसे आप बताओ, आपको लेट सपोज नाइट आउट करना है, नॉर्मल एग्जांपल करते हैं, आपको नाइट आउट करना है, यार आज पूरी रात बाहर रहना है घर से, बताओ ये डिसीजन आप खुद ले सकते हो या पिताजी से पूछना पड़ेगा? पिताजी से पूछना पड़ेगा। तो बताओ बेटा, आप यहां पर क्या हो? इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो? किन पर? पिताजी पर, ठीक है ना? यानी पापा, मेरे पापा बोलोगे ना, पॉइंट समझ आ रहा है? बस उनको 2 मिनट स्लीपर उतारने की देर है, आप समझ जाओगे कि नहीं जाना, वही है। तो यानी आप डिपेंडेंट थे, लेकिन बताओ ब्रेक में क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये आप डिसीजन ले सकते हो, उस डिसीजन के लिए आप इंडिपेंडेंट हो। कहने का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब जब किसी पर्सन की कोई डिसीजन सबऑर्डिनेट नहीं होती, अधीन, सबऑर्डिनेट मतलब अधीन, समझ आ रहा है आपको? हम उस पर्सन को इंडिपेंडेंट पर्सन मान पाएंगे जो अपनी डिसीजन खुद ले सकता है,
ना कि वो किसी के अधीन है। किसके अधीन है? किसी दूसरे की इच्छा और डायरेक्शन के, जिसने उसे अपॉइंट करा है। अगर आप उसके अंडर में चल रहे हो, उसके अधीन होकर चल रहे हो, फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। तो यहां पर बताओ कटलेट किसके अधीन है? पुष्पा लिमिटेड में कंपनी के अधीन है, एम्प्लॉई है, वो तो उसके इशारों पे चलेगा। तो देयरफॉर क्या इसे ऑडिट करना अलाउड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये कंपनी की गलतियां बाहर वालों को बताएगा ही नहीं। ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एक बार आंट दो, ऑडिट क्या है? एक, आवाज में दम नहीं है, ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। का मतलब क्या हो गया कि यार ऑडिट करने वाला इंसान क्या हो? इंडिपेंडेंट पर्सन हो, तभी उसके द्वारा करी जाने वाली चेकिंग क्या होगी? इंडिपेंडेंट। मतलब ये लाइन लिखो, इंडिपेंडेंस इंप्लाइज, लिखो इंडिपेंडेंस एम्प्लॉइज, इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? Independence implies that judgment of a person मतलब जो पर्सन डिसीजन ले रहा है, is not subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged him। मतलब जिसने इसको अपॉइंट करा है, आप उसके अंडर में रहकर ये काम ना कर रहे हो। जिसने आपको एंगेज करा है, आप उसको उसके अंडर में रहकर ये काम ना कर रहे हो। चले, अगर आप उसके अंडर में रहकर काम कर रहे हो फिर कोई फायदा नहीं है। जैसे आप बोल रहे नहीं यार ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, ये उसके इशारे पर चलता है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? इसके बस का कुछ नहीं है, जो वो कहेगा या वो कहेगी उसके इशारे पे ही चलेगा, तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। चलो अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप बताना ये पर्सन इंडिपेंडेंट है या नहीं। लेट सपोज ये एक कंपनी होगी, मान लेते हैं, चलो पेपा पिग लिमिटेड, ठीक है। अब इनकी इस कंपनी की मैनेजमेंट में जो है डैडी पिग है, यानी डैडी पिग जो है इस कंपनी की मैनेजमेंट में है, यानी सारी मैनेजमेंट इनके हाथ में है। तो बताओ अकाउंट्स भी यही बनाते होंगे, ठीक है। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है, लेट सपोज एक पेपा पिग के भाई का नाम क्या था? चलो लेट सपोज सन पिग मान लेते हैं। अब ये जो है, ये जो बेटा है, ये अभी अभी CA प्लस COP बन गया, मान लेते हैं ये CA प्लस COP बन गया, इसने CA वाला काम बनाया। अगर इसको पेपा पिग लिमिटेड का काम मिल जाए तो बताओ बेटा, इनके पिताजी ने उनके अकाउंट्स बनाए हैं, यानी ये कौन है? फादर साहब, और ये उनके क्या है? बेटे। वो तो कर दी जब CA बने। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर बेटा पिग को इनके अकाउंट्स चेक करने के लिए मिल जाए तो ये अपने पिताजी के द्वारा बनाए गए अकाउंट्स की गलतियां बाहर वालों को बताएंगे या नहीं बताएंगे? तो बताओ ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? यही बात बोली गई है। ये देखो, ये देखो, कंसीडर अ पर्सन हु रिक्वेस्ट हिज ब्रदर, एक पर्सन ने अपने ब्रदर को कहा हेलो ब्रदर, क्या कहा? उनका ब्रदर कौन है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। अ पर्सन हु रिक्वेस्ट हिज ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ हिज प्रोप्राइटरी कंसर्न, यार मेरे, आप अपने भाई को कह रहे हैं कि मेरी दुकान के अकाउंट्स तू ही चेक कर दे। तो बताओ बेटा, भाई जो है दूसरे भाई की गलतियां पब्लिकली बताएगा या नहीं बताएगा? तो वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? तो हमारे को ऑडिटर चाहिए कैसा होता है? इंडिपेंडेंट।
and issue a report. Can CA audit accounts of the concern in which his brother is the sole proprietor? तो आंसर क्या है? No, he cannot. It is due to the fact that there would be no independence in such a case due to relationship by birth between CA and his brother. तो बताओ, he would be subject to influence under the from his brother. तो ये अपने ब्रदर के इन्फ्लुएंस में आ सकता है. मतलब ऑडिटर के एक्शन और जजमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू एनी पर्सन. अगर आप किसी के अधीन है या किसी के इशारों में, तो आपका भाई कहेगा यार मेरे अकाउंट सारे कह दे ठीक है, तो आप कह दोगे ठीक है भाई सारे अकाउंट्स ठीक है. समझ आ रहा है? भाई है ना, भाई की गलतियां पब्लिकली थोड़ा ना बताओगे, घर में जैसे मर्जी हो. पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो यही बात कहना चाह रहे हैं कि जो ऑडिटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए. यानी अगली लाइन लिखना, द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी. ऑडिटर क्या होना चाहिए? शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी. एंटिटी कौन सी? क्लाइंट. जो ऑडिटर बनकर जा रहा है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए of the entity whose financial statement are subject to audit, so that he can form an opinion without being affected by any influence. अगर वो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा तो वो इंडिपेंडेंट तरीके से चेकिंग कर पाएगा, ठीक है, और बिना पार्शियलिटी के ओपिनियन दे पाएगा. यानी द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी. ऑडिटर क्या होना चाहिए? एंटिटी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एंटिटी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से. किसी भी तरीके से वो एंटिटी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. ताकि क्यों नहीं होना चाहिए? ताकि वो अपना ओपिनियन दे पाए विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस. किसी के इन्फ्लुएंस में आकर उसको उस तरीके से ओपिनियन ना देना पड़े. ऑडिट क्या है आपके हिसाब से? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. बोलना पड़ेगा, ऑडिट क्या है आपके हिसाब से? आवाज में दम नहीं. ऑडिट क्या है? तो किसी एग्जामिनेशन को, किसी चेकिंग को आप इंडिपेंडेंट कब कह पाओगे? किसी भी चेकिंग को आप इंडिपेंडेंट कब कह पाओगे? जब ऑडिट करने वाला जो पर्सन है, जो ऑडिट करने वाला पर्सन है वो क्या हो, तभी तो उसके द्वारा करी जाने वाली चेकिंग को भी हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. बोलो, पहला पॉइंट समझ आ रहा है आपको? और बताओ, वो और इंडिपेंडेंस का मतलब ऑडिटर अधीन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अंडर द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अदर पर्सन. आप किसी और के पर्सन की विशेस और डायरेक्शन, किसी और पर्सन की विशेस और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी डिसीजन नहीं लोगे. आप अपनी डिसीजन अपनी मर्जी से ले सकते हो. ना ही ओपिनियन देते वक्त आपके ऊपर किसी का क्या होगा? प्रभाव होना चाहिए. अगर कोई प्रभाव है फिर कोई फायदा नहीं है. आप समझ रहे बात? एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लेते हैं ये मिस्टर एक्स हैं. सर एक्स की बातें मत करो, कोई बात नहीं, आज कर लो. मिस्टर एक्स हैं जो क्या है? सीए प्लस सीओपी. इन्होंने एबीसी लिमिटेड में इक्विटी शेयर्स खरीद रखे हैं. ये सीए, इन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है. इन्हीं को ही ऑडिट दे दे? आप क्या कहते हो, इनको ऑडिट दे या ना दे? अगर इनको ऑडिट दे देते हैं तो बताओ ये एबीसी लिमिटेड की बुराइयां बाहर करेंगे या नहीं करेंगे? आप कह रहे हो नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको पता अगर मैंने बुराई करी, इस कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? कम. और मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम. मैंने तो इन्वेस्टमेंट कमाने के लिए करी थी, ये तो मुझे क्या स्टार्ट हो जाएंगे? लॉसेस. तो ये बताओ बुराइयां करेंगे ही नहीं. तो यहां पर ये मिस्टर एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? यही देखो. टेक अनदर केस. Take another case where a chartered accountant has invested in the shares of a company. अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, कैन ही ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ सच अ कंपनी इन विच ही होल्ड्स शेयर? द आंसर इज रीसाउंडिंग. क्या? नो. भाई इसको ये ऑडिट नहीं देंगे. हम क्या चाह रहे हैं? ऑडिट करने वाला पर्सन क्या हो? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? It is due to the fact that by holding share of the company, his own self-interest get involved and his own money is invested in the company and he may not be able to form a judgment independently on the financial statement. बोलो, समझ आ रहा है आपको? Yes or no? तो
आपको ये पॉइंट समझ आने लग गया कि ऑडिटर क्या नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी विषय, उसकी जजमेंट किसी के अधीन नहीं होनी चाहिए, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, समझ आ रहा है, किसी भी तरीके से, और उसने उसका कोई रिलेशनशिप भी उस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो क्या नहीं रह पाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा, और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा तो हम एज एन ऑडिटर उसे अपॉइंट ही नहीं करेंगे। अब बड़ी बारी इंडिपेंडेंट आ गया, ये कहीं पर कह रखा है या मैं अपनी मर्जी से पढ़ा रहा हूं? तो लिखो इंडिपेंडेंसी रिक्वायर्ड ड्यू टू ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। इंडिपेंडेंसी रिक्वायर्ड ड्यू टू, कौन कौन ऐसा कहता है? ऐसे नंबर 200, अभी आप लिख लो, ये क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं। जैसे अकाउंट्स बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे अकाउंट्स को चेक करने के लिए जो रूल्स है वो क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ऐसे नंबर 200 ऐसा कहता है कि यार ऑडिटर क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। इसके अलावा द कंपनीज एक्ट 2013 भी ये कहता है कि जो कंपनी का ऑडिट करने आए पर्सन वो कैसा हो? इंडिपेंडेंट। उसके अलावा द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 भी ऐसा कहता है कि जो ऑडिट करने जाए वो कैसा सा पर्सन हो? इंडिपेंडेंट। हाँ जी, कुछ बातें समझ आनी स्टार्ट हुई है। ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, और किसी भी एग्जामिनेशन को इंडिपेंडेंट हम कब कह पाते हैं? जब ऑडिट करने वाला इंसान क्या हो? आओ जरा डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। कह रहे हैं ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ऑफ किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अभी लिखो जरा, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किस चीज की? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। सर अभी तो आप बता रहे थे कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेकिंग करता है, अब यहां आप लिखवा रहे हो ऑडिटर चेकिंग करता है किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड और क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शब्द सेम होता है या अलग होता है? क्या होता है वो हमें बताओ। तो यानी आप पॉइंट नंबर, पहले डेफिनेशन को यहां तक बढ़ा लिया आगे, पहले मुझे इतना सुनाओ, ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अब सवाल उठता है व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? आओ जरा बात करते। तो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बात करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। अच्छा, जैसे आपने कंपनी के सुना होगा एसपीएल बनता है। एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे बनता है? उसमें क्या लिखते हो आप? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, फिर प्लस क्या हो जाती है हमारी? तो इसको टोटल करके क्या आ जाता है? टोटल इनकम हो जाती है। फिर क्या आता है? एक्सपेंसेस साइड में पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है जी, और बताओ? चेंज इन। ठीक है, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर डेप्शन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट और अदर कर लेते हैं ना। अच्छा, इससे आपका क्या आ जाते हैं? टोटल एक्सपेंस, और फिर आपका आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आ जाता है।
अच्छा, बैलेंस शीट बताना, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, शेयर होल्डर फंड्स, इसमें शेयर कैपिटल, राजीव एंड स्टार प्लस, ठीक है ना, और इसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिर एसेट साइड पर नॉन करंट एसेट्स, फिर टेंजिबल इंटेंजिबल, फिर क्या आ जाएंगे, अभी थोड़ा शॉर्टकट वाला करते हैं, करंट एसेट्स, है ना, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, ये सब होता है। आपको मैं एक बात बताता हूं, ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वर्ड है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब पैसा, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, जो चीज पैसों की सूचना दे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, एक बता रहे हैं कि इस साल हमारी इतनी सेल हुई है, इतना रुपए की सेल हुई है, तो ये क्या होगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके अलावा हमारे को इतनी अदर इनकम हुई है, ये क्या होगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमारे पास इतने के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, ये भी क्या है, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इतने की शेयर कैपिटल है, ये भी क्या है, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी जो चीज पैसों की इंफॉर्मेशन दे वो क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर एक इंडिविजुअल आइटम क्या होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझ आ रहा है आपको? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होगी। लेकिन जब मैं सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक कर देता हूं तो यानी मैंने क्या चेक कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो समझ आ रहा है आपको व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और क्या? तो लिखो जरा, इंडिविजुअल आइटम every individual item of financial statement, every individual item of financial statement is financial information, is financial information। अच्छा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझ आ गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर एक आइटम अपने आप में ही क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट राइट। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लिखो जरा, द होल सेट ऑफ, द होल सेट ऑफ, द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, the whole set of financial information is known as financial statement, is known as financial statement। दो बातें समझ आई? या मैं ऐसा एक और बात भी कह सकता हूं, जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर में डाल देते हैं, ये स्ट्रक्चर था, इस ढांचे में हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डाल दिया, तो ये क्या तैयार हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लिखो, व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज पुट, व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज पुट, जब क्या हुआ, आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कहां पुट करा, in a structured way, when financial information is put in a structured way, when financial information is put in a structured way, then it becomes financial statement। तो बताओ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों लिखा, वर्ड समझ आ गया? मतलब ऑडिटर क्या करता है, इंडिपेंडेंट तरीके से किसकी चेकिंग करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक एक चीज की। तो अगर मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोल दूं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दूं, बात एक ही है, क्योंकि जब मैं सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक कर लूंगा यानी मैंने क्या चेक कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर लिया। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी दो तरह की होती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी कितने तरह की होती है, जल्दी बोलो? जो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो दो तरह की होती है।
पहली होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वर्ड का मतलब तो समझ आ गया ना, जो भी पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। यानी जो भी अमाउंट के कॉलम में चीजें लिखी होती है वो सारी क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। याद है ना, अकाउंट्स आप बनाते हो तो अकाउंट्स में जो अमाउंट के कॉलम में जितनी भी बातें लिखी हुई है वो सारी, यानी जो चीज पैसे की इंफॉर्मेशन दे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और दूसरी होती है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो कितने तरह की होती है, दो तरह की। पहला कौन सी, हिस्टोरिकल, और दूसरी कौन सी, प्रोस्पेक्टिव। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट। हिस्टोरिकल का मतलब जो चीज हो चुकी है, आप बताओ, जिसको आप पास्ट कहते हैं। सर पास्ट की बातें मत करो, नहीं मुझे करनी पड़ेगी, पास्ट की बातें करते हैं। एक बात बताओ, अकाउंट्स क्या होते हैं, पूरे साल जो जो चीजें हुई उनको आपने रिकॉर्ड करा, यानी जो चीजें हो चुकी हैं उनको आप रिकॉर्ड करते हो ना। तो बताओ जो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो बताओ जैसे अब आपको अकाउंट्स का क्वेश्चन भी आता है तो उसमें क्या होता है, इस कंपनी में पूरे साल में ये हुआ, तो आप उसकी अकाउंटिंग करके दे देते हो, तो वो थी हिस्टोरिकल। भाई इस साल इतने की सेल्स हुई, वो आपने कहाँ लिख दी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, समझ आया। इस साल इतनी सैलरी पे करी, वो आपने कहाँ लिख दी, एम्प्लॉय पे। यानी जो चीज हो चुकी होती है, जो चीज हो चुकी होती है उसके आप अकाउंट्स बनाते हो, तो उसको कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये चीजें तो हो चुकी हैं। ये देखो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, वो इंफॉर्मेशन जो एक्सप्रेस्ड होती है इन फाइनेंशियल टर्म्स। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होगी, वो पैसों की सूचना, ठीक है ना, जो इन रिलेशन टू किसके है, एक एंटिटी से रिलेटेड है। और बताओ ये एंटिटी में ये चीजें हिस्टोरिकल है, तो ये चीजें हो चुकी होंगी या नहीं हो चुकी होंगी, हो चुकी होंगी। समझ आ रहा है। जैसे when purchases and sales are reflected in the financial statement of an entity, अगर किसी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में परचेजेस और सेल्स दिख रहा है, तो इसका मतलब इस साल इतने का सामान खरीदा गया था और इतने का सामान बेचा गया था, यानी ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। समझ आ रहा है आपको। तो जो चीज यानी जो होना सी हो गया, इज नोन एज क्या, हिस्टोरिकल। समझ आ रहा है आपको। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कितनी चीजों की होती है, दो चीजों की। पहला क्या आ गया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरीके की होती है ना। पहली कौन सी है, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल कौन सी होगी, जो चीजें हो चुकी है, यानी इस एंटिटी में इतनी की सेल हो चुकी है, इतनी की परचेजेस हो चुकी है, और इसी को हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करा है, और इसी को ही ऑडिटर क्या करता होगा, चेक करके बताता होगा कि इन्होंने सही रिकॉर्ड करा है या नहीं। हुई तो सेल 10 करोड़ की थी, इन्होंने दिखा 11 रखी है। हुई तो परचेज 3 करोड़ की थी, इन्होंने दिखा 4.5 करोड़ की रखी है। समझ आ रहा है आपको। तो देखो क्या है, आप लिखो जरा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के नीचे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के नीचे लिखो। अच्छा हिस्ट्री आपकी पास्ट की होती है ना, जो चीजें आप कर चुके हो। तो देखो क्या है, लिखो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस इंफॉर्मेशन, historical financial information means information expressed in कौन सी टर्म, फाइनेंशियल टर्म। expressed in financial term। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया वो इंफॉर्मेशन जो पैसों के रूप में है, और ये रिलेटेड टू क्या है, पर्टिकुलर एंटिटी।
समझ आ रहा है आपको? और ये इंफॉर्मेशन आपने डिराइव कहां से करी होगी? क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम में से, डिराइव्ड प्राइमरली फ्रॉम दैट एंटिटीज अकाउंटिंग सिस्टम। आप पॉइंट समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो चीजें हो चुकी है उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। पहला पॉइंट समझ आ रहा है आपको? और बताओ बेटा, ये डेटा किससे रिलेटेड होता है? अबाउट। अबाउट के बाद दो झूले लटका देना। पहला, इकोनॉमिक इवेंट्स अकरिंग इन द पास्ट टाइम। पहले वाले झूले पे लिखो, इकोनॉमिक इवेंट्स अकरिंग इन द पास्ट टाइम पीरियड। हाँ जी, जो इवेंट हो चुके हैं। बताओ, इवेंट मतलब जो घटनाएं हो चुकी हैं, इतने की सेल हो चुकी है, इतने की परचेज हो चुकी है। बेसिकली ये किसके बारे में बात करें? एसपीएल के बारे में। ब्रैकेट में लिख देना एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी भी चीजें आ रही है, भाई इतने एम्प्लॉइज को इतने पैसे दे चुके हैं, ये इवेंट हो चुका है। अच्छा, दूसरे वाले झूले पे, दूसरे वाले झूले पे क्या लिखोगे? और अबाउट इकोनॉमिक कंडीशंस एट पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इतने के एसेट्स पड़े हुए हैं, एट पॉइंट, इस समय पर हमारे इतने एसेट पड़े हुए, इतना कैश पड़ा हुआ है, इतने की लायबिलिटी है, ये सब समझ आ रहा है आपको? और इकोनॉमिक कंडीशंस एट पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। बेसिकली अब आपको एक बात समझ आ गई है, ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किस चीज की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है? ऑडिट। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कितने तरह की होती है? दो में से पहली अभी हम सीख रहे हैं, जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिकल। मतलब जो हो चुका है या होना है? तो जो हो चुका है उसे जब आप रिकॉर्ड्स करते हो, उसकी जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो उसको कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझ आ रहा है? यानी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्या होती है? पास्ट। और पास्ट में जो इवेंट हो चुके हैं उन्हें आप रिकॉर्ड करते हो। यार घटनाएं, इतने की सेल हुई, इतने की परचेज हुई, इतने का स्टॉक खरीदा, समझ आ रहा है? ये सब। या फिर और इसके अंदर क्या लिखते हो? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपके इकोनॉमिक हालात, कितने के एसेट्स है, कितने की लायबिलिटी है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। 31 मार्च को हमारे इतने के एसेट्स थे, इतने की क्या थी? लायबिलिटी। बोलो समझ आना स्टार्ट हुआ आपको या नहीं? पक्का वाला। अब दूसरे वाले झूले पर क्या लिखा हुआ है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मान लेते हैं हर्ष जो है, मान लेते हैं हर्ष जो है, इसको लोन लेना था, तो ये बैंक पे पास गया, बैंक ने 2 मिनट लगाए। बताओ किस चीज में? हर्ष को बाहर निकालने में, कि भाई कोई लोन वोन नहीं मिलेगा। तो बैंक, इसने पूछा बैंक मुझे लोन वगैरह क्यों नहीं मिलेगा? कह रहे यार हमें तुम्हारे पे विश्वास नहीं है कि पता नहीं फ्यूचर में तुम्हारी इनकम हो या ना हो। तो इसने कहा कोई तरीका तो बताओ। कह रहे किसी सीए के पास जाओ और उसको कहो कि तुम्हारे प्रोजेक्टेड अगले 5 साल में तुम्हारी कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसी बनेगी, वो बनवा कर ले आओ किसी सीए से। तो कई सीएस का ये काम होता है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर देना। तो बताओ ये जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी वो पास्ट से रिलेटेड होगी या फ्यूचर से? तो बताओ ये किसी सीए से बनवाएंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या होगा। एक सीए बोल रहा है तो बैंक को लगता है यार सही बोल रहा होगा, फिर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर इनको क्या दे दिया जाता है? लोन दे दिया जाता है। आप पॉइंट समझ रहे हैं या नहीं? ये देखो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है? फ्यूचर से। जबकि हिस्टोरिकल किससे रिलेटेड होती थी? पास्ट से। समझ आ रहा है आपको? देखो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द एजम्पशंस। फ्यूचर के लिए तो आप एजम्पशन लोगे ना कि हमारी इतने की सेल बढ़ जाएगी, इतने के परचेजेस कर लेंगे हम, अबाउट इवेंट दैट में अकर इन द फ्यूचर एंड पॉसिबल एक्शन बाय एन एंटिटी। यानी बेसिकली ये फ्यूचर से रिलेटेड होती है। यार एजम्पशन के बेसिस पर अकाउंट्स बनाकर देता है सीए
समझ आ रहा है? तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्यूचर। बोलो जी बोलो, बातें समझ आनी स्टार्ट हुई है? ये देखो, तो हम क्या कह सकते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रूटेड इन द पास्ट इवेंट विच हैव ऑलरेडी अकर्ड, वेयर एज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू क्या? फ्यूचर इवेंट। जो फ्यूचर में होंगे हम उसके हिसाब से, हम मान रहे हैं फ्यूचर में हमारी 10 लाख की सेल हो जाएगी, फ्यूचर में हमारी 7 लाख रुपए की परचेजेस होगी और इतना हमारे को प्रॉफिट होगा। मेरे ख्याल से आपको पॉइंट समझ आना स्टार्ट हो गया, प्रोस्पेक्टिव समझ आना स्टार्ट हुआ। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ऑडिट किसका होता होगा? हिस्टोरिकल का या प्रोस्पेक्टिव का? इसका होता है, इसका नहीं। इसका क्या होता है वो वहां जाकर पढ़ेंगे जब ये टॉपिक आएगा, पर आपको इतना पॉइंट समझ आ जाना चाहिए। ऑडिट हमेशा किसका होता है जल्दी बताओ? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। देयरफॉर, ये लाइन आप लिख लो, देयरफॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम करते हैं इज बेस्ड अपॉन किस पर? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही क्या होता है? ऑडिट होता है। लिख लो आप ये लाइन। पहले ये बताओ, आपको बातें समझ आनी स्टार्ट हुई है या नहीं? अभी तक की डेफिनेशन याद आ जानी चाहिए। ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किस चीज की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और कौन सी वाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? हिस्टोरिकल या प्रोस्पेक्टिव? यानी जो चीजें हो चुकी हैं उसके हिसाब से अकाउंट्स बने हैं, और हम देखेंगे कि जो चीजें हुई हैं उसके हिसाब से सही तरीके के अकाउंट्स बने हैं या नहीं बने। बोलो यहां तक का पॉइंट आपको स्प्राइट हो गया या नहीं हुआ? देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। चले फिर आगे बातें करें आपके साथ। नोटिंग डन है यहां तक की? तो आओ जरा डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। आपने क्या बोला था? आपने बोला था, इधर आ जाओ प्लीज, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। आपने बोला ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आगे जरा वर्ड बहुत बढ़िया है, ऑफ एनी एंटिटी। एनी एंटिटी का मतलब क्या हुआ यहां पर? भाई किसी भी तरह की वो एंटिटी है। देखो जहां जहां पैसा है वहां वहां हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब मतलब अकाउंट्स बनेंगे, और जहां जहां अकाउंट्स बनेंगे वहां वहां क्या होगा? ऑडिट होगा, चेकिंग होगी। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? तो ये देखो कह रहे वो एनी एंटिटी, मतलब एनी एंटिटी मतलब वो कोई भी एंटिटी हो सकती है जिसका ऑडिट हो रहा है, चाहे उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है या नहीं, तब भी उसका ऑडिट होगा। समझ आ रहा है आपको? देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन फिर भी उनका ऑडिट होगा क्योंकि वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छा एक बात बताओ, एनपीओ के अकाउंट्स आप सबको पढ़े हुए, आपसे होते थे या नहीं, वो एक बात अलग है। पढ़े हुए बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और उनका हमेशा क्या आता था? या तो सरप्लस आता था या डेफिसिट आता था, यानी वो भी पैसा कमा रही है। एनपीओ में भी पैसा आ रहा है और जा रहा है और उसका हिसाब किताब बन रहा है। समझ आ रहा है? और जब हिसाब किताब बन रहा है तो भैया चेक भी होगा, सही बना रहे हो या नहीं। समझ आ रहा है आपको? और मैं आपको एक और बात सिखाता हूं, रुको। ये देखो, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे हर तरह की एंटिटीज का ऑडिट आपको सिखाया जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज में मैं आपको बताता हूं, हमारे इंडिया में 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटेबल वाले काम कर सकती हैं। ये देखो, अगर इंडिया में किसी को कोई काम करना है ना, एनपीओ वाला काम करना है, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला काम करना है,
तो वो 3 तरह के बिजनेस के रूप में कर सकता है। या तो इसके लिए उसको क्या बनानी पड़ती है, ट्रस्ट बनानी होती है, या सोसाइटी बनानी होती है, या आप अंडर सेक्शन 8 कंपनी के रूप में ये काम कर सकते हैं। देयर आर 3 बेसिक लीगल फॉर्म ऑफ चैरिटेबल एंटिटी। इंडिया में अगर आपको चैरिटेबल काम करने हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले काम करने हैं, तो भैया आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। या तो आप ट्रस्ट बनाकर कर लो, सोसाइटी बनाकर कर लो, या सेक्शन 8 कंपनी के रूप में कर लो। तो अगर आप ऐसा इनका इस रूप में काम कर रहे हैं तो आपका भी क्या होगा, ऑडिट। तो जरूरी नहीं है कि ऑडिट तभी होगा अगर आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, भाई आपका ऑडिट तो तब भी होगा चाहे आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना ना भी हो। तो आप लिखो, क्या लिख रहे थे, ऑफ एनी एंटिटी whether profit oriented or not। चाहे आपका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है या नहीं है, फिर भी आपका ऑडिट होगा। तो ऑडिट किसका होता है, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ऑडिट एक क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ किसकी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और, समझ आ रहा है आपको। उसके आगे लाइन क्या लिखी हुई, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज लीगल फॉर्म। चाहे आप किसी भी लीगल फॉर्म में काम करते हो, चाहे आप सोल प्रोप्राइटर के रूप में काम करते हो, चाहे आप पार्टनरशिप फॉर्म के रूप में काम करते हो, चाहे आप कंपनी के रूप में काम करते हो, चाहे आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूप में काम करते हो, चाहे आप एलएलपी के रूप में काम कर रहे हो, चाहे आप एचयूएफ के रूप में काम कर रहे हो ना, ऑडिट होगा। समझ आ रहा है। चाहे आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ऑडिट तो होगा। कह रहे कौन सी एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, वो कोई भी साइज की ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी लीगल फॉर्म में काम कर रही है, उसका ऑडिट तो होगा ही होगा। तो बताओ ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किस चीज की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिलोंग करती है किसी एंटिटी, और वो एंटिटी हो सकता है प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंटिटी का मतलब करते हैं, मेरा आपसे एक सवाल है, इन्होंने क्या बोला, अच्छा प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इसका ऑडिट होगा या नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, क्या इसका ऑडिट होगा या नहीं होगा। अच्छा ये है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बताओ इसका ऑडिट होगा या नहीं होगा, क्या कह रहे हो। एक बताओ एंटिटी आपको क्या कह रही है, यार हमें तो इस बार ही लॉस हुआ है, हम लॉस मेकिंग एंटिटी, हम तो घाटे में हैं, इनका ऑडिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भाई क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो सकता है तुम्हें क्या हो रहे हो, प्रॉफिट, और तुम दिखा क्या रहे हो, लॉस, तभी तो तुम्हारे हिसाब किताब भी तो चेक करेंगे हम। तो यानी लॉस मेकिंग कंपनीज को भी, लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या कराना होता है, समझ आ रहा है आपको। यानी आप किसी भी तरीके की एंटिटी है आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। तो अब अभी तक की मुझे पहले डेफिनेशन सुनाओ, फिर मैं आपको एक एग्जांपल रीड करवाऊंगा। बोलना स्टार्ट करो। ऑडिट क्या है, एक, आवाज में दम नहीं, ऑडिट क्या है, एक ऑफ वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। ये देखो क्या कह रहे हैं, द एंटिटी हुज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एग्जामिन्ड नीड नॉट नेसेसरली बी प्रॉफिट ओरिएंटेड। कह रहे हैं जिनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करा जा रहा है, जरूरी नहीं है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या हो,
profit oriented. Thus, like in case of business, it can be non-profit organization like NGO, charitable trust. Audit can be undertaken irrespective of any organization, small, medium, large. Further, it can be conducted for any एंटिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल स्ट्रक्चर, चाहे वो एक सोल प्रोप्राइटर है, चाहे वो एक पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो एलएलपी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, एचयूएफ है, ऑडिट तो करवाना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, वो ऑडिट आप करवा रहे हो, आप ऑडिट करवा रहे हो, ऑडिटर ने चेकिंग कर भी दी, चेकिंग करने के बाद ऑडिटर क्या देता है? ओपिनियन देता है। चेकिंग करने के बाद ऑडिटर क्या देता है? अपना, देखो फिर क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है? When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, और ऑडिट किस लिए करा जाता है वो उसका पर्पस बता रहे हैं। When such an examination, यानी जो आप चेकिंग कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो? विद अ व्यू, विद अ व्यू मतलब इस उद्देश्य से, इस ऑब्जेक्टिव से कर रहे हो ताकि एट द एंड ऑडिटर क्या दे पाए? ओपिनियन दे पाए। किस पर? देयर ऑन मतलब ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लिखो, डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। कॉमा, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन, when such an examination is conducted, when such an examination is conducted, बताओ ये एग्जामिनेशन हमने चेकिंग ऑडिट करा क्यों है? चेकिंग करा क्यों है? विद अ व्यू, विद अ व्यू मतलब विद एन ऑब्जेक्टिव। बताओ उद्देश्य क्या था हमारा? to expressing an opinion thereon का मतलब on financial statement। बोलो समझ आया आपको या नहीं? मैं आपके माइंड में एक बात डालने वाला हूं, आप पहले ये नोट करो। आपके माइंड में एक बात डालने वाला हूं, ये नोट कर लिया आपने सभी ने? तो पहले ओपिनियन वर्ड को क्या करो? अंडरलाइन करके पॉइंट नंबर 4। पहले इस डेफिनेशन को याद करवाऊंगा, फिर मैं आपके माइंड में बातें डालूंगा। लास्ट लाइन मेरे साथ साथ आप बोलेंगे, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, आपको बोलना पड़ेगा व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। दोबारा बोलना पड़ेगा, व्हेन विद अ व्यू, विद अ व्यू हमारा बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है? हम क्यों एग्जामिनेशन कर रहे हैं? टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन, देयर ऑन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉइंट समझ आना स्टार्ट हो रहा है आपको या नहीं? हम ऑडिट किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम ओपिनियन दे पाए। एक बारी पहले मेरे साथ पूरी डेफिनेशन सुनाओ, फिर मैं आगे आपके साथ बातें बढ़ाऊंगा। आप आ जाओ जरा। ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी whether profit oriented or not and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। समझा रहे? देखो दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है ओपिनियन और एक होता है सर्टिफिकेट। ऑडिटर को क्या देना होता है? ओपिनियन। ऑडिटर को क्या देना होता है? ठीक है ना? ये तो ओपिनियन वाला 4th पॉइंट आपने मार्क करा, लिखो जरा। द पर्पस ऑफ ऑडिट, ऑडिट करा ही इसलिए जा रहा है ताकि एट द एंड ऑडिटर अपना क्या दे पाए? ओपिनियन दे पाए ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द पर्पस ऑफ ऑडिट, हाँ जी, ओपिनियन के अंदर लिखो। The purpose of audit is to express an opinion on the financial statement. The purpose of audit is to express an opinion on the financial statement.
ऑडिट करने का पर्पस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, नॉर्मल आपसे बात पूछता हूँ, आज आप घर से निकले हो यहाँ पर आने के लिए, क्या ऑब्जेक्टिव लेकर निकले थे? पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव था, पढ़ना। पॉइंट समझ आ रहा है? आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? वो आपका ऑब्जेक्टिव है कि वहां जाकर यार खाना खाएंगे। आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो वो आप जब घर से निकलते हो तो अपने माइंड में एक चीज लेकर निकलते हो। तो यहां पर जब ऑडिटर ऑडिट करने के लिए निकलता है तो उसके माइंड में होता है कि भैया एट द एंड मुझे इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना क्या बताना होगा? ओपिनियन। यानी ऑडिटर ये पहले दिन से ही माइंड में लेकर चलता है ये बात कि भैया मुझे एट द एंड ओपिनियन देना है। आज आप पहले दिन से ही बैठकर एक बात सोच रहे हो कि भैया मुझे एग्जाम देना है और उसमें पास होना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? पास होना। उसके लिए ये सब चीजें आप कर रहे हो। बोलो समझ आ रहा है आपको बात? तो ऑडिटर भी जब ऑडिट के लिए निकलता है तो उसके माइंड में एक बात स्प्राइट होती है कि भाई मैं ऑडिट पर इसलिए जा रहा हूं, मैं उस कंपनी में किस लिए जा रहा हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन में किस लिए जा रहा हूं, ताकि मुझे एंड में मैं क्या दे पाऊं? उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना। अच्छा ओपिनियन ओरल जाता होगा या रिटर्न जाता होगा? तो लिखो जरा इसी में अगली बुलेट, द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मींस ऑफ रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिटर अपना ओपिनियन रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट के रूप में देता है। चले अब मैं आपको एक और बात सिखा रहा हूं, ये वर्ड आपको पता नहीं होगा। देखो यानी ऑडिट आपके हिसाब से कौन से वाला काम है? ओपिनियन देने वाला काम है। ऑडिट में ऑडिटर को क्या देना होता है? ओपिनियन। एक चीज होता है सर्टिफिकेट और एक चीज होता है ओपिनियन, दोनों में फर्क है। सर्टिफिकेट का मतलब मैं गारंटी दे रहा हूं ऐसा ही है, और ओपिनियन का मतलब क्या होता है? भाई मेरे हिसाब से ऐसा है और हो सकता है कुछ और भी हो। जैसे अब आपने पूछा एक कार खरीदनी थी, नॉर्मल बात करते हैं, एक कार खरीदनी थी, आप मेरे से पूछ रहे हैं यार कौन सी कार खरीदें, ठीक है? हाँ तो मैं आप सबकी आपके बजट और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या कहूंगा, भाई ऐसा अगर ये वाली कार खरीद ले, मेरे हिसाब से इस बजट में ये कार बेस्ट है मेरे हिसाब से। अब हो सकता है वो बेस्ट ना निकले, यानी मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है, पर आप मेरे पास फॉर्म अटेस्ट करवाने आए हैं, वहां पर मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे हिसाब से जिसका ये फॉर्म है ये वही बच्चा है। वहां मुझे एक श्योरिटी देनी पड़ेगी, गारंटी देनी पड़ेगी कि ये उसी बच्चे का फॉर्म है जिसका मैं साइन कर रहा हूं। तो ऑडिट क्या है? ओपिनियन देने वाला काम है, सर्टिफिकेट देने वाला काम नहीं है। इसलिए ऑडिट को एश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है जिसमें आपको ओपिनियन देने वाले कामों को कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो एक बात आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये देखो क्या है, ऑडिटिंग प्रोवाइड्स व्हाट? एश्योरेंस। यानी ऑडिट में हम ओपिनियन देते हैं और हमारे ओपिनियन। अच्छा एक सीए कह दे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बनी है, अगर एक सीए ये कह दे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बनी है, तो बताओ लोगों का विश्वास उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यही तो देखो, और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी सीए ने चेक कर दिया, इट प्रोवाइड क्या? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हो जाता है किसको? यूजर्स को, दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी रिलाइड अपॉन। हम अब इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर विश्वास कर सकते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो यस या नो। तो लिखो जरा, लिखो अब नीचे, इसी में ही चलते चलो, नोट लिखो, नोट। ऑडिटिंग एक ओपिनियन देने वाला काम है।
ऑडिट में आप पर्पस भी तो यही कह रहे थे, ओपिनियन है। ऑडिटिंग एक ओपिनियन देने वाला काम है। देयरफॉर वी कैन से दैट ऑडिटिंग क्या है, एश्योरेंस एंगेजमेंट। देयरफॉर ऑडिटिंग इज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ऑडिटिंग में हम क्या देते हैं, एश्योरेंस देते हैं। ऑडिटिंग इज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। और एक बात बताओ, हमारा एश्योरेंस, हमारे द्वारा दी गई एश्योरेंस, ओपिनियन कि भाई हमने चेक करा सब ठीक है, बताओ लोगों का विश्वास उस पर बढ़ जाता है या कम हो जाता है? समझ आ रहा है? तो लिखो जरा इसी में नोट में, देयरफॉर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या कर दिया है, चेक कर दिया है, बोलो समझ आ रहा है आपको? तो बताओ, फिर बताओ, लोगों का विश्वास, लोग कौन, जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करेंगे डिसीजंस लेने के लिए। जैसे अब आप बताओ, आपने एक कंपनी की बैलेंस शीट देखी, उस पर भर भर के प्रॉफिट है, आप कह रहे हो यार इस कंपनी में ही सारे पैसे लगा देता हूं, तो बताओ आपके पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी के शेयर्स में, तो आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो, तो बताओ बेटा उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी सीए ने चेक कर रखी है, तो आप क्या कहोगे, भाई सही हो गया, इतने ही कमा रही होगी, मैं भी लगा देता हूं, अगले साल मुझे भी इतना पैसा मिलेगा। यानी आपने डिसीजन ली है, आप हो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट भी विश्वास कर लेती है, अच्छा सीए ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करा हुआ है, तो यानी इनके इतने ही प्रॉफिट होंगे, इस हिसाब से हमें टैक्स जमा करा दो, कोई बात नहीं। यानी गवर्नमेंट भी विश्वास कर लेती है। समझ आ रहा है आपको? तो सीए के द्वारा दिए गए अकाउंट्स की चेकिंग को, ओपिनियन को बहुत लोग विश्वास करते हैं। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कॉन्फिडेंस किसको, टू द यूजर्स दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स की हर एक बात, समझ आ रहा है, वर्ड समझ आ रहे हैं आपको, रिफ्लेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी रिलाइड अपॉन। ठीक है, अब एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कई बारी, ये रहा, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कई बार आता है, और इसका आंसर ये है, मैं पहले आपके साथ ना, ये है इसका आंसर, और मैं आपको बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझो, फिर हम आंसर को समझेंगे, और हमारे को यहीं का यहीं याद हो जाएगा, 4 मार्क्स आज के आज तैयार भी हो जाएंगे। कई बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऑडिटर यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो चेकिंग करने गया है ना, वो कैसे इंश्योर होता है, उसको कैसे कॉन्फिडेंस आता है, वो कैसे इंश्योर होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं चेक कर रहा हूं वो किसी को मिसलीड, मिसगाइड या किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रही। ये क्वेश्चन है, ये देखो लिखा हुआ है, द पर्सन कंडक्टिंग ऑडिट। अच्छा, जो पर्सन ऑडिट कर रहा होता है उससे कहते क्या है, ऑडिटर। ऑडिटर शुड टेक केयर टू इंश्योर, ऑडिटर तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना है ताकि तुम इंश्योर हो पाओ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसी को भी मिसलीड नहीं करी। मिसलीड मतलब मिसगाइड नहीं कर रही, मतलब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से, मतलब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड एंड एरर नहीं है और कोई बंदा इससे मिसगाइड होकर पैसा अपना लगा नहीं रहा। ऑडिटर तुम कैसे इंश्योर करोगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आओ जरा पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपका तैयार करते हैं, मैं आपको बहुत ही आसानी से पढ़ा दूंगा और याद करा दूंगा। देखो, जब आप ऑडिट कर रहे होते हो तो ऑडिटर हैज टू सी, ऑडिटर तुम्हें यह देखना होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वुड नॉट क्या मिसलीड किसको, एनीबॉडी, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसगाइड ना कर रही हो, मिसलीड ना कर रही हो। तो ऑडिटर इसके बारे में कैसे क्या क्या चीजें देखे, बाय इंश्योरिंग दैट जो अकाउंट्स बने हैं वो किसके बेसिस पे बने होने चाहिए, जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे बने होने चाहिए, ठीक है ना। और जितनी भी एंट्रीज है वो क्या हो, एडिक्वेटली सपोर्टेड, मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इनवॉइसेस वगैरह होने चाहिए। तो यानी अगर मैं आपसे बात करूं पहला और दूसरा पॉइंट तो आपको समझ आ जाएगा, पहला और दूसरा पॉइंट समझ आ जाएगा। देखो आप क्या कह रहे हो, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए वो किसके बेसिस पर होने चाहिए,
एंट्रीज के बेसिस पर। कौन सी एंट्रीज? जर्नल एंट्रीज। और जो जर्नल एंट्रीज है उनके लिए क्या होने चाहिए? सपोर्टेड, यानी बेसिकली सपोर्टेड डॉक्यूमेंट के बेसिस पर क्या होने चाहिए? जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर क्या बननी चाहिए? क्या आपको पॉइंट 1 और 2 समझ आया? अभी मैं लिखवा दूंगा, समझ आया या नहीं आया ये आप बताओ। ऑडिटर कैसे इंश्योर करता है कि ये जो अकाउंट्स में चेक कर रहा हूं वो किसी को मिसगाइड नहीं करेंगे? तो ऑडिटर चेक करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बने वो एंट्रीज के बेसिस पे बने, और एंट्रीज के लिए क्या थे? सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स थे। और ऑडिटर क्या देखते हैं? और ऑडिटर क्या देखते हैं? नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन, मतलब कोई भी एंट्री छूटी ना हो, नो ओमिशन। और कोई भी एंट्रीज बताओ, सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये चेक करता है कहीं कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है जो हुई है पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुई, छूट गई, तो यानी नो ओमिशन। जर्नल एंट्रीज का क्या नहीं होना चाहिए? नो ओमिशन। क्या? कंपाइल, अकाउंट्स संभाल रहे होते हैं, कंपाइल करना। 3 पॉइंट समझ आ गए? अच्छा, और ऑडिटर क्या देखता है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए? क्लियर, अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है डबल मीनिंग, एक का एक से ज्यादा मीनिंग। तो बताओ बेटा, यानी आपको जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए? एकदम क्लियर। क्लियर मतलब स्प्राइट, क्लियर मतलब यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, मतलब उसको देखकर किसी को भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। यानी ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ, इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? क्लियर। अच्छा, और जो अमाउंट है उनकी क्लासिफिकेशन वो डिस्क्राइब और डिस्क्लोज कैसे हुए हो? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट्स लिखे हैं आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड और डिस्क्लोज इन कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी बेसिकली जो क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स हैं उनका क्या होना चाहिए? प्रॉपर। आपको क्या क्या चीजें देखनी है जिसको देखकर आपको लगे, जिसको देखकर आपको क्या लगे? कांटा लगे, क्या लगे? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं करेगी, जिसको देखकर आपको लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसगाइड नहीं करेगी, सामने वाला इसको आसानी से क्या ले पाए? इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़कर डिसीजन ले पाए। तो जब आपको क्या क्या चीजें, वो चीज जब आपको एज एन ऑडिटर कब श्योरिटी आएगी? पहले चेक करो कि बुक्स ऑफ अकाउंट जर्नल एंट्री के बेसिस पे बने हैं, कोई जर्नल एंट्री छूटी नहीं है, और जितनी भी जर्नल एंट्री है उनको लेकर क्या है? सब सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है। फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया? दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वो एकदम क्या है? स्प्राइट। स्प्राइट मतलब, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमाउंट क्या है? प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड एज पर और लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दे रही है? ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ट्रू एंड फेयर है, और जो एसेट लायबिलिटी है वो भी क्या है? ट्रू एंड फेयर। तो यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब और क्या देखेगा? जो एसपीएल है, एसपीएल से हमें क्या मिलते हैं? ऑपरेशनल रिजल्ट। और जो एसेट्स एंड क्या है? लायबिलिटीज, वो क्या है? ट्रू एंड फेयर है। ये सब देखने के बाद आपको ये एज इट इज आंसर लिखना पड़ेगा। अगर 4 में से 4 चाहिए, 4 में से 4 चाहिए, ठीक है, या आपको ऑल ओवर इंडिया टॉपर बनना है, ये आपकी कॉल है। लास्ट अटेम्प्ट में सारे सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे स्टूडेंट के ही थे ऑडिट में। आप देखो, अगर आपको जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। पूरे इंडिया में हाईएस्ट थे, पूरे इंडिया में।
अब देखो ये आपकी कॉल है, आपको ये टारगेट ब्रेक करना है। हर अटेम्प्ट के अलग अलग आते हैं, पर लास्ट टाइम के यही थे सितंबर 24 के। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो आपको ये लिख कर आओगे तभी मार्क्स मिलेंगे, आप अपनी मर्जी से लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑडिट के अंदर ना आपको लैंग्वेज भी लर्न करनी पड़ेगी, समझ आ रहा है आपको? लैंग्वेज लर्न करोगे तो मार्क्स मिलेंगे अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे आप वही 45-50 तक आएंगे, और अगर आप साथ में बुक की लैंग्वेज को मिक्स करके लिखेंगे, पूरी एज इट इज तो नहीं, बुक्स की लैंग्वेज, मैं इसका पेपर भी आपके साथ शेयर करूंगा कि इन्होंने क्या आंसर लिखा था, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा था, और सजेस्टेड आंसर भी दिखाऊंगा कि ये देखो इस ICI चाह रहा था ये आंसर होना चाहिए और इस बच्चे ने ये लिखा हुआ है। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, कैसे करना है। पर अभी आपको ये सारे पॉइंट्स लिखकर आने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपको, ठीक है ना? तो बताओ ऑडिटर कैसे इंश्योर होता है कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं करेगी? आप बोलो, याद करो, 3 पॉइंट तो वैसे ही याद हो रहे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंट्रीज के बेसिस पे होनी चाहिए, एंट्रीज के लिए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और एंट्रीज को लेकर कोई ओमिशन 3 हो गए, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या हो, क्लियर हो और अनएम्बिगुअस हो। और उसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट दिखाए गए हैं वो प्रॉपरली क्या हो, क्लासिफाइड। भाई देखो अगर वो करंट है तो करंट एसेट में दिखाए गए हो, नॉन करंट है तो नॉन करंट में, रिवेन्यू है तो रिवेन्यू के तरीके से, कैपिटल है तो कैपिटल के तरीके से प्रॉपरली क्लासिफाई करे हो, डिस्क्राइब करे हो और डिस्क्लोज करे हो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और लास्ट जो आपके ऑपरेशनल रिजल्ट्स है और जो एसेट लायबिलिटी है वो जो है वो ही उसमें दिख रहे होने चाहिए। समझा रहा आपको? तो ये पॉइंट लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, इसका क्वेश्चन लिखो आप, पहले आप ये क्वेश्चन लिखो। द पर्सन कंडक्टिंग ऑडिट, द पर्सन conducting audit should take care to ensure that financial statement would not mislead anybody। किन बातों को देखकर ऑडिटर को लगेगा कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी पर्सन को मिसलीड नहीं करेगी, मिसगाइड नहीं करेगी? चले प्लीज, क्वेश्चन लिख लिया आपने? अब आंसर ये लिख लो, आंसर ये लिख लो, आपके माइंड में सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। चलें आगे बातें करें आपके साथ। सभी ने कर लिया नोट? समझ भी आया? ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में, और तब आएगा जब आपको ये लग रहा होगा भाई ये क्या आएगा, तब आएगा। सच्ची बता रहा हूं, आप कभी ट्राई करना, जो आपको लगे ना भाई ये नहीं आ सकता, देखना एग्जाम में वही कंपलसरी में आएगा। और आपको तो आपके कर्मों का पता ही है, जो किसी के साथ नहीं होता वो, है ना? तो फिर देख लो। सर हम ऑडिट करवा तो रहे हैं, क्या ऑडिट करने के कुछ फायदे वगैरह भी हैं क्या? आ जाओ जरा, गली नंबर 1.13 पर आप सब आ जाओ। हम ऑडिट कर तो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स चेक करवा रही है, क्या इसके कुछ फायदे होते हैं क्या? वो सब आज हमने पढ़ने हैं। तो आप सब पेज नंबर 1.13 पर आ जाओ, और ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग। चलो मैं आपसे एक नॉर्मल बात करूं, नॉर्मल बात पूछूं, आपको सीए करने की क्या जरूरत है?
पैसा कमाना है, यानी आपको कोई फायदा दिख रहा है तभी आप उसको वो चीज करते हो। तो ऑडिट भी तो तभी कराते हो, उसके पीछे क्या है, कुछ फायदे। यार अब आपके फ्रेंड्स मॉल घूम रहे हैं, आप यहाँ क्लास में बैठे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार ये चीज करने से मुझे फ्यूचर में क्या होगा, फायदा। तो यानी जो बेनिफिट्स कह दो या नीड कह दो या एडवांटेजेस कह दो, बात एक ही है। समझ आ रहा है आपको? भाई हम ऑडिट क्यों करवाएं? क्योंकि भाई इसके पीछे ये सब फायदे छिपे हुए हैं। या हम ऑडिट क्यों करवा रहे? क्योंकि इसके पीछे फायदे हैं। या फिर ऑडिट के फायदे बताओ। तो क्वेश्चन आ जाए, नीड फॉर ऑडिटिंग क्यों है? भाई ऑडिट क्यों करवाना चाहिए? क्या जरूरत है सीए को पैसे देने की? बताओ क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है सीए को पैसे देने की बेटा, ठीक है ना? वो तो अभी थोड़े टाइम बाद तुम में भी पता चल जाएगा कि सीए को कितने पैसों की जरूरत होती है। वाई ऑडिट इज नीडेड? हमें ऑडिट की क्या जरूरत है? भाई हमें ऑडिट की इसलिए जरूरत है क्योंकि ऑडिट कराने के बहुत सारे क्या होते हैं, फायदे। तो लिखो जरा, क्वेश्चन बनाओ। नीड ऑफ ऑडिटिंग आ जाए या बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग आ जाए या एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट आ जाए, बात एक ही है। लिखो जरा। चलें स्टार्ट करें। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है और दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड है, मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी सीए ने चेक कर रखा है और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक ही नहीं कर रखा, तो बताओ आपके हिसाब से बेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिटी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप किसे कहोगे? जो चेक। तो यानी यही है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, सबसे पहला फायदा तो यही है क्या, कि ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड इट गिव्स क्या, कॉन्फिडेंस। किसको? टू द यूजर दैट इंफॉर्मेशन ऑन विच दे आर रिलाइंग इज क्वालिटेटिव। तो यानी पहला एडवांटेज लिखो, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। पहला फायदा लिख रहे हैं आप सब सामने वाली गली में। वाई ऑडिट इज नीडेड? क्या जरूरत है ऑडिट करवाने की? क्या इसके पीछे कोई फायदे हैं? तो जवाब क्या आता है, जी हां फायदे हैं। पहला फायदा क्या है भाई, अकाउंट्स की क्वालिटी एक नंबर हो जाती है। अच्छा दूसरा फायदा, ध्यान देंगे आप सब, इधर ध्यान दो, आपको 100% बातें समझ आ जाएगी। देखो आपको पता है ये पार्टनरशिप फर्म है, फर्म में 5 पार्टनर है। फर्म में 5 पार्टनर है, ये ए बी सी डी, और ये कौन है, जट पैदा होया सिर्फ, हाँ ये वो है। यानी ये स्लीपिंग पार्टनर है, ये बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। स्लीपिंग पार्टनर समझ रहे हो, जट पैदा होया सिर्फ सोन वास्ते, और बाकी सारे पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये अकाउंट्स बनाते होंगे भाई, ये तो आता ही नहीं है बिजनेस में। तो भाई ये अगर ये अकाउंट्स की चेकिंग सीए ने करी हुई है तो बताओ इसका भी डर खत्म हो जाता होगा कि भैया यही हिसाब किताब है, इस साल इतने ही प्रॉफिट हुए होंगे। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यानी वो पर्सन भी सेफ फील करते हैं जो डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा एक बात बताओ, जो कंपनी के मालिक हैं, इक्विटी शेयर होल्डर हैं, जो कंपनी के मालिक हैं इक्विटी शेयर होल्डर है, क्या वो रोज रोज कंपनी आते हैं? क्या आपने रिलायंस का शेयर खरीद दिया, आप यहाँ की जगह कोचिंग पढ़ने आने की जगह वहां रिलायंस में जाकर बैठ जाते हैं कि देखो तो सही क्या चल रहा है, अंदर ही नहीं जाने देंगे। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो अब बताओ आपके पास शेयर है और आप रोज रोज तो जाते नहीं, तो आपको क्या पता कि कंपनी में क्या चल रहा है, कौन कितना कमा रहा है, कंपनी कितना कमा रही है, कंपनी के इतने एसेट हैं या नहीं, इतने का कैश है या नहीं है। बताओ बेटा, आपकी निगाहें किसके ऊपर होती हैं? सीए के ऊपर, कि भाई वो चेक कर कर हमें बता देगा। यानी ये लोग भी सेफ फील करते हैं। कौन लोग सेफ फील करते हैं? जो मैनेजमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व। इसलिए हमें ऑडिट की जरूरत है।
यानी देखो दूसरा फायदा, in case of company, shareholder may or may not be involved in the daily affairs of the company, ठीक है ना। तो बताओ बेटा, ये वो लोग तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते नहीं है, डे टू डे में इन्वॉल्व होते नहीं है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ क्या, डायरेक्टर। एज अ शेयर होल्डर आर ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड दे नीड एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म सो दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज क्वालिटेटिव एंड रिलायबल, हेंस देयर इंटरेस्ट इज सेफ गार्डेड बाय एन ऑडिट। मतलब जो वो मैनेजमेंट बोल रही है क्या एक्चुअल में वैसा ही है या नहीं, यानी नौकर सच बोल रहे हैं या नहीं, या आपके पार्टनर सच बोल रहे हैं या नहीं, उन लोगों को बहुत अच्छा फील होता है। किस चीज को लेकर, कि भाई ऐसा ही हो रहा होगा। तो लिखो जरा, सेफगार्ड फॉर द पर्संस, मैं लिखवा रहा हूं आपको, इट प्रोवाइड सेफगार्ड्स टू द पर्संस who are not actively involved in the management of organization। ब्रैकेट में लिखना लाइक, कौन कौन हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स, डोरमेंट पार्टनर यानी स्लीपिंग पार्टनर, समझ आ रहा है आपको, एक्सेट्रा। यानी वो लोग भी सेफ फील करते हैं अगर ऑडिट हो रहा है। कौन लोग, जो इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब वो इन्वॉल्व नहीं है मैनेजमेंट में, तो भैया वो लोग सेफ फील करते हैं। अच्छा कोई तो है जो चेकिंग करके हमें बता देगा कि सही चल रहा है या नहीं, मतलब जो ये बोल रहे हैं वो सच है या नहीं। दो बातें समझ आ गई। बताओ ऑडिट के फायदे पढ़ रहे हैं, ऑडिट के कितने फायदे हैं, बहुत सारे फायदे, उनमें से हम कितने पढ़ चुके हैं, दो। पहला फायदा, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन हो जाती है, लोग इस पर आसानी से विश्वास कर सकते हैं। और दूसरा, वो लोगों के लिए भी सेफ गार्ड है। किन लोगों के लिए, जो डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी वो सेफ फील करते हैं। दो फायदे समझा के। तीसरा, अब मैं आपको बताऊं, चलो आपके जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे होते हो तो कई बच्चे चीटिंग में बहुत बिलीव करते हैं, जो हंस रहे हैं मैं समझ रहा हूं। तो बताओ, आपको पता है कोई चेकर आएगा ही नहीं चेकिंग करने, कोई इन्विजिलेटर आएगा ही नहीं, समझ आ रहा है, तो फिर आप आराम से क्या करोगे, चीटिंग वीटिंग करो। आपको पता है कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको पता हो कि यार एकदम से कोई भी आ सकता है, सीबीएसई का फ्लाइंग, सीबीएसई से फ्लाइंग कोई भी आ सकती है और आपको अगर पकड़ सकती है और आपका पेपर कैंसिल कर सकते हैं, फिर बताओ आप चीटिंग करते हुए डरेंगे या नहीं डरेंगे। ऐसे ही कंपनी के एम्प्लॉयज को पता हो कि भैया एक सीए आएगा और वो सब कुछ चेक करेगा, तो बताओ बेटा एम्प्लॉयज फ्रॉड करने के लिए मोटिवेट होंगे या डीमोटिवेट। और बताओ फ्रॉड के लिए डीमोटिवेट कर पा रहे हो ना आप ऑडिट के थ्रू। यानी एम्प्लॉयज पर एक मेंटल प्रेशर है, एम्प्लॉयज पर एक क्या है, मेंटल प्रेशर कि फ्रॉड नहीं करना, करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो इसलिए इसके लिए वो क्या करेंगे, फ्रॉड करने की कोशिशें कम कर देंगे, यानी इससे फ्रॉड की कोशिशें कम करते हैं। तो देखो लिखो, इट एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड्स। इनको एक डर लगता है, मोरल चेक, मेंटल प्रेशर रहता है किन पर, एम्प्लॉयज पर। किस चीज का मेंटल प्रेशर रहता है एम्प्लॉयज पर, भाई फ्रॉड करेंगे तो बाद में कहीं ना कहीं सीए है, फ्रॉड बाहर ले आएगा सबके सामने, और हम तो गए। तो मतलब डीमोटिवेट होते हैं। अच्छा, अगर आपके अकाउंट्स किसी सीए ने चेक करे हुए ना, अगर आपके अकाउंट्स किसी सीए ने चेक करे हुए, इधर ध्यान देना, अगर आपके अकाउंट्स किसी, तो बताओ एक फायदा क्या है, आप सुनो, अगर आपके अकाउंट्स किसी सीए ने चेक करे हुए तो गवर्नमेंट भी इस अकाउंट्स को एक्सेप्ट कर लेती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट्स एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ यार इस बंदे की इतनी ही इनकम होगी, सीए ने कह दिया है तो इतनी ही होगी। समझ आ रहा आपको। तो लिखो जरा, एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उस अकाउंट्स को अपना लेता है। समझ आ रहा है आपको। कहता है यार सीए कह रहा है सही होंगे, यानी आपकी टैक्स लायबिलिटी के लिए भी, मतलब ऑडिट हुआ होता है तो बहुत बढ़िया रहता है, गवर्नमेंट को भी इजी हो जाता है। यानी एक्सेप्टेड बाय कौन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिटरमाइनिंग
टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, अगर आपके अकाउंट्स चेक हुए हैं, देखो आप जरा सुनना, हर्ष याद है आपको बैंक में गया था लोन लेने, ठीक है, तो इसने बैंक में जाकर कहा ये देखो मेरा हिसाब किताब, बहुत कमाता हूं मैं, लाओ मुझको लोन दे दो। यार जो बैंक को जाकर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करो कि देखो मेरे को ना लोन चाहिए, बैंक आपको लोन नहीं देगा। और अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कराया हुआ किसी सीए से, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बैंक का विश्वास बढ़ जाएगा और वो आपको लोन दे देगा। यही पॉइंट तो है। तो लिखो जरा, एक्सेप्टेड बाय बैंक फॉर मेकिंग देयर क्रेडिट डिसीजन, कि उधार देना है या नहीं, एक्सेप्टेड बाय बैंक फॉर मेकिंग देयर क्रेडिट डिसीजन, कि भैया उधार देना है या नहीं, बैंक के लिए भी ये डिसाइड करना क्या हो जाता है, आसान। तो अभी तक के फायदे बताओ। ऑडिटेड अकाउंट से हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन हो जाती है, ऑडिटेड अकाउंट्स की वजह से हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन हो जाती है। और दूसरा, जो लोग कंपनी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी सेफ फील करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे एक्सेप्ट कर लेता है, बैंक इसे एक्सेप्ट कर लेता है। एम्प्लॉइज के ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि फ्रॉड नहीं करना, करेंगे तो पकड़े जाएंगे। हेलो जी हेलो। उसके बाद अगला, ऑडिट की वजह से हम फ्रॉड और एरर और दोनों को पकड़ पाते हैं। भाई देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ चल रही है, चोरियां चल रही हैं, आप पकड़ पाते हो, ये फायदा ही है अपने आप में। बताओ ये फायदा नहीं है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन चोरी कर रहा है, कैसे चोरी कर रहा है, कितने की चोरी कर रहा है, ये सब आपको पता चल जाता है। क्या गलतियां हो रही है ये सब आपको पता चल जाता है, और उसको आप सुधार लेते हैं ताकि वो फ्यूचर में ना हो। तो ये भी तो ऑडिट का क्या हुआ, फायदा। लिखो जरा, ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट फ्रॉड और एरर और बोथ। बोल रहे, समझ आ रहा है? लास्ट पॉइंट अभी के लिए, लास्ट पॉइंट देखो, ये आपका घर है और घर में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, गोल्ड पड़ा हुआ है, पार्किंग भी है। चलो पार्किंग में ई रिक्शा खड़ा है इनका, आपका पार्किंग में ई रिक्शा भी खड़ा हुआ है, ठीक है। अब बताओ बेटा, आप घर से जा रहे हो तो बताओ घर को लॉक करके जाओगे या नहीं जाओगे? क्यों जाओगे? क्यों जाओगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों? ताकि घर में चोरी ना हो जाए। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी तो फ्रॉड एंड एरर होते होंगे। तो बताओ ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड एंड एरर को रोकने की कोशिश करी जाती होगी या नहीं करी जाती होगी? करी जाती होगी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड एंड एरर को रोकने की कोशिश करी जा रही है, इसकी डिटेल की डेफिनेशन तो मैं बाद में बताऊंगा, पर अभी के लिए उनको कहते हैं कंट्रोल्स। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। किस लिए लगाए जाते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड एंड एरर ना हो, और अगर हो रहे हैं तो पकड़े जाए। तो क्या वो कंट्रोल्स जो उनका काम था वो अगर मान लेते हैं, आपने बताओ सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखा है, ताला लगा रखा है, फिर भी चोरियां हो रही है, यानी ये कंट्रोल सही है या बेकार है? तो यानी ऑडिटर आपको ये भी पता चल जाता है कि हमारे कौन से कंट्रोल्स गुड हैं, कौन से कंट्रोल बैड हैं, कौन से कंट्रोल जितने लगे होने चाहिए उससे ज्यादा लगे हुए और कहां कहां कंट्रोल नहीं लगे हुए। ये सब भी आपको पता चल जाता है। किसके थ्रू? ऑडिट के थ्रू। तो देखो, इट इज यूजफुल एट पॉइंटिंग आउट डेफिशिएंसीज ऑफ वेरियस कंट्रोल्स। आप कमियां पता लगा पाते हो कि कंट्रोल्स में क्या क्या कमियां हैं। किसकी वजह से पता लगा पाते हो? बोलो ना। ऑडिट की वजह से। बोलो जी बोलो। ठीक है, मैं आपको ना एक एडवाइस करूंगा, आज आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑडिट में, आपको घर जाकर ना इनकी वॉइस क्लिप बना लेनी है, नोट्स बना लेने हैं एक बारी अपने हाथ से, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग में क्या होते हो, आप बहुत लीनियंट होते हो, एंड में फिर प्रेशर फील करते हो सभी सब्जेक्ट्स में,
ठीक है ना। तो पहले दिन से ही मेहनत करनी स्टार्ट करना, लीनियंट नहीं होना। जो टॉपिक आज 2 ही टॉपिक हुए हैं, ऑडिट का मतलब, ऑडिट का मीनिंग और नेचर, और उसके अंदर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर्ड हुआ जिसका नाम क्या था, कैसे ऑडिटर इंश्योर होता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं करेगी, वो और एडवांटेजेस। 2 क्वेश्चन कराए हैं। इसके हाथ के हाथ नोट्स बना लेना और इसकी वॉइस क्लिप मैसेज में रिकॉर्ड कर लेना ताकि आपको ईजी लगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।